Hello everyone. So today we are going to start chapter 1 of class 11th biology which is the living world. तो इस चैप्टर को जो है हम एनसीईआरटी से ही कवर करने वाले हैं. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है ये. तो इसमें जो है इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है. सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, आप खुद से भी रीड कर सकते हो. दूसरा कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की भाई जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें क्या क्या डाइवर्सिटीज़ है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं. फिर है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या क्या है, और फिर टेक्सोनोमिकल एड्स यानी कि हेल्प. ठीक है, एड्स का मतलब होता है हेल्प. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो इसमें क्या बता रखा है कि जो लाइफ है वो इज़ फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब बहुत जो है यहाँ पे वैरायटीज़ देखने को मिलती है. जो डाइवर्सिटी है हैबिटेट्स की वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है और डीपली रिफ्लेक्ट करती है कि एक्चुअली में लाइफ क्या है. ठीक है, कि सचमुच में मतलब व्हाट इंडीड इज़ लाइफ. ये जो क्वेश्चन है, दो इम्प्लिसिट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर ही. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल क्वेश्चन आता है इसमें सबसे पहले कि लिविंग जो है वो अपोजिट कैसे है नॉन लिविंग से. ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, इसके अंदर ही दो क्वेश्चन ये हैं. सबसे पहला टेक्निकल वन है कि भाई लिविंग जो है वो कैसे अपोज करता है, मतलब कैसे अपोज करता है नॉन लिविंग से. और सेकंड जो है एक फिलोसफिकल वन है कि ये आंसर मतलब कि पर्पस क्या है लाइफ का. ठीक है, इसमें आपको यही दे रखा है सिर्फ कि ये क्वेश्चन है भाई ये जान रहे हैं कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, और उसके अंदर ही दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं. सबसे पहला टेक्निकल वन है कि भाई लिविंग नॉन लिविंग से कैसे डिफर कर रहा है, और दूसरा ये है कि व्हाट इज द पर्पज, मतलब व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज, की लाइफ का पर्पज क्या है. तो यहाँ पे हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की व्हाट इज लिविंग. जो यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में और यहाँ पर जो दे रखा है वो ये बता रहे हैं कि वैसे इसमें जो डाटा है इस पैराग्राफ में वो सारा जैसे यहाँ पे 1.7 to 1.8 मिला, मतलब कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं. बाकी मैं आपको जो है ब्रीफ में ये बता रही हूँ सारी चीज़ें कि यहाँ पे व्हाट इज़ लिविंग. इस पैराग्राफ में ये भी बात कर रही है कि लिविंग क्या है. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं लिविंग के कि क्या क्या होते हैं. सबसे पहला ग्रोथ है उसमें. ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन है, तीसरा मेटाबॉलिज्म है, फिर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है कॉन्शियसनेस. तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं ये लिविंग के लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव नो एक्सेप्शन इज कोल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके पास कोई एक्सेप्शन ही नहीं होती उन्हें हम मानते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. जैसे कि जो 5 मैंने बताए जिसमें सबसे पहला ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म था, फिर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर था कॉन्शियसनेस. ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ की, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ के बारे में. अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड. मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ होती है, मतलब ये ग्रोथ कैसी होती है, परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज हो. मतलब इरिवर्सिबल परमानेंट अगर चेंज आ रहा है तो उसी को हम नाम देते हैं ग्रोथ. इंक्रीज इन मास हो गया, इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के दो ट्विन मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, एक तो इंक्रीज इन मास में इंक्रीज होना, एंड इंक्रीज इन नंबर. This is an irreversible permanent increase in size of the organ or its part or even of an individual cell. ग्रोथ दो टाइप की होती है. एक होती है भाई इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जो इनसाइड, ग्रोथ जो अंदर से हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से. ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की. एक्सटिंक्सिंग ग्रोथ कौन सी होती है, वो ग्रोथ जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से हो. ठीक है, जैसे कि एक्यूमुलेशन हो गया मटेरियल का किसी भी बॉडी सरफेस पे. ठीक है, तो नॉन लिविंग एग्जिबिट करते हैं इस टाइप की. जैसे कि भाई एक कोई भी, जैसे कि कैसे मैं एग्जांपल दूं, एक कोई भी मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर मिट्टी का एक्यूमुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लिविंग हो गया. तो ये वही एक्सटिंक्सिंग ग्रोथ में आता है. फर्दर जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो दो में स्प्लिट है. एक होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ, दूसरी है डिटर्मिनेट ग्रोथ या फिर लिमिटेड ग्रोथ.
इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली होती रहे वो ग्रोथ, ठीक है, मतलब पूरी लाइफ स्पैन में। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। जबकि बात करें डिटर्मिनेट ग्रोथ की या फिर लिमिटेड ग्रोथ की, ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू एक सर्टेन एज तक, जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, एक सर्टेन एज तक ही क्या है जो हाइट इंक्रीज होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आप जानते हो रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन ये जो है इस चैप्टर में सिर्फ आपको हर चीज़ का ब्रीफ दे रखा है, मतलब बेसिक समरी टाइप बता रखी है। जैसे रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आगे पढ़ोगे। यहाँ पे जैसे रिप्रोडक्शन भी आगे अच्छे से पढ़ोगे कि दो टाइप की होती है, एक सेक्शुअल और एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो सम टोटल जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है किसी की बॉडी में उसका सम टोटल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो वो एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म कभी भी शो नहीं करेगा, तो इसलिए ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लाइफ की, ठीक है। तो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है बॉडी के बाहर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, वो एक टेस्ट ट्यूब में यानी इन विट्रो में परफॉर्म कराई जाती है। इज नीदर, वो ना तो हम उसको लिविंग कंसीडर करते हैं ना नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये जो आइसोलेटेड रिएक्शन होती है ये कैन नॉट बी रिगार्डेड एज, मतलब इनको हम लिविंग थिंग्स के तौर पे नहीं मान सकते, बट दे आर डेफिनेटली लिविंग रिएक्शंस बिकॉज दे आर सिमिलर टू रिएक्शन परफॉर्मिंग इन आवर बॉडीज, ठीक है। जो सारे जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगाई, माइक्रोब, सब एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेल जो है एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से कंपोज्ड होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड एज यूनिट, जो सिंगल सेल से कंपोज्ड हों उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि जो बहुत सारे सेल से मिलाकर कंपोज्ड होता है उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्शियसनेस की, जो फिफ्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी लिविंग की। तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पोंड टू दिस इन्वायरमेंट स्टिमुली इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो समझ गए होगा कि भाई आप किसी चीज़ को अनुभव करते हो, आप उसके लिए क्या रिएक्शन देते हो। जैसे कि एकदम से अगर बहुत तेज स्पीड से आपके मतलब आपकी तरफ कोई बॉल फेंक के मारता है तो एकदम से आपका रिएक्शन आता है, आप बचने की कोशिश करते हो, तो वो क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे डाइवर्सिटी क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, तो मैंने आपको बताया था 1.7 to 1.8 मिलियन जो है नोन है। ये रेफर करती है बायोडाइवर्सिटी को या फिर नंबर और कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे बात करेंगे टेक्सोनोमी टर्म के बारे में। टेक्सोनोमी क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये प्रिंसिपल्स की और प्रोसीजर क्या क्या है क्लासिफिकेशन उसकी स्टडी होती है। देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ, मतलब नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि देखो भाई अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ऑर्गेनिज्म है हर एक वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में उसको अलग अलग नाम से बुलाएंगे, मतलब उसका नाम रखेंगे, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, मेस्ड अप हो जाएगा। तो मतलब ये एक नीड है हमारी कि हम स्टैंडर्डाइज कर दें किसी के, मतलब किसी भी नेमिंग को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सच मतलब तो क्या हो उससे बिल्कुल आसानी हो जाए, उनकी आगे फर्दर स्टडीज़ में भी बहुत जो है इजी हो जाए, उनकी स्टडी करनी है लैब वगैरह में जैसे भी, और वैसे भी क्या हो एक मतलब मेस्ड अप ना हो जी, फिर जितने भी ज़्यादा डिस्कवरीज और होती हैं कुछ भी मेस्ड अप ना हो, उस प्रोसेसर को नाम दिया जाता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर उसको हम कहते हैं। नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड, जब ये सिर्फ तभी संभव है क्योंकि भैया इसको हम एक स्टैंडर्ड वे मान रहे हैं, ठीक है। किसी की नेम करने से स्टैंडर्ड वे मान रहे हैं तो ये फिर बदला नहीं जा सकता बार बार। तो ये तभी हो सकता है जब आपने मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अच्छे से स्टडी किया, उसको मतलब करेक्टली डिस्क्राइब कर दिया है, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। रूल्स क्या क्या है नोमेनक्लेचर के वो प्रोवाइड किए थे किन्होंने, ICBN, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कैरोलियस लिनियस जो है इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है। नेम विद 2 पार्ट्स, जेनेरिक नेम्स यानी जीनस का और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज, ऐसे लिखा जाता है। गाइडलाइंस और प्रिंसिपल क्या क्या थे नोमेनक्लेचर के, क्या क्या है कि ये इट शुड बी लेटन, मतलब क्या होना चाहिए, लेटन में होना चाहिए या फिर डिराइव्ड फ्रॉम लेटन।
इफ़ इट इज़ रिटर्न इन इटैलिक्स, अगर इसको इटैलिक्स में लिखा जाए, व्हेन टाइप्स एंड अंडरलाइंड, मतलब इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इट कंटेन्स, दो पार्ट ये कंटेन करता है, फर्स्ट वर्ड जीनस और सेकंड वन स्पीसीज। जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल, जीनस का नेम जो है कैपिटल से स्टार्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ, मतलब इस पैराग्राफ में ही कही है, मैं आपको नोट से पढ़कर बता रही हूँ, ठीक है। जीनस नेम स्टार्ट होगा कैपिटल से, जबकि स्पीसीज नेम स्टार्ट होगा किससे, स्मॉल लेटर से। नेम शुड बी, नाम छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज मतलब अच्छे से इजीली समझने वाला होना चाहिए और इजी होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पीसीज नेम। जैसे एग्जांपल देखो, मैंगनी फेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। तो होमो सेपियंस हो गया ह्यूमन का, पैंथेरा पैरडस लियोपर्ड का, फेलिस डोमेस्टिका कैट का। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी कि कैटेगरी कौन सी है, टेक्सा। टेक्सोनॉमी क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या फिर नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, लीनियर सिस्टम एंड नेचरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है, सिमिलरिटीज डिक्रीज डिफरेंस, मतलब कि कितनी सिमिलरिटीज उनके अंदर कम है, मतलब डिफरेंस कितने ज़्यादा होंगे। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब होता है कि किसी भी मतलब दो क्लास के बीच में कितने ज़्यादा डिफरेंस जो है वो होते हैं, मतलब डिफरेंस बढ़ते हैं, सिमिलरिटीज़ कम होनी चाहिए। देखिए स्पीसीज़ में बात करें, स्पीसीज़ मतलब एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे स्पीसीज़ होती है हमारी पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस। जीनस की बात करें तो ये पैंथेरा में आ जाते हैं, मतलब लायन, लेपर्ड, टाइगर, तीनों का जीनस एक ही है, पैंथेरा। फैमिली की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं पैंथेरा एंड फेलिस टुगेदर इनटू फेलिडा, फेलिडा फैमिली से। ऑर्डर की बात करें तो फेलिडा, जैसे कैट फैमिली, कैनिडा, डॉग फैमिली, ठीक है, कार्निवोर होते हैं। क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कार्निवोर, टाइगर, कैट, डॉग जिसमें आता है। प्राइमेट्स में आते हैं मंकीज, ठीक है, मैमेलियन, ऐसे क्लास। फाइलम की बात करें जैसे पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एव्स एंड मैमल्स, जो कि आप आगे पढ़ते हो। किंगडम की बात करेंगे, प्लांटी और एनिमिलिया। मैंने आपको बताया चैप्टर बिल्कुल बेसिक बातें आपको बता रहा है, ये सारे जो है आगे डिटेल में यहाँ पे आगे दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं अगर करूँ स्पीसीज़ की, कहाँ है स्पीसीज़, हाँ ये रहा, वो मैंने बेसिक बताया। स्पीसीज़ क्या होता है, टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर आ sorry, taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। वो taxonomic studies जो एक group of individual organism को consider करे similarities, मतलब उनके अंदर कितनी ज़्यादा similarities हैं किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनको एक स्पीसीज कंसिडर कर लिया जाता है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब इसमें क्या होता है कि आप मतलब इतनी मतलब होना चाहिए कि उनकी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं कि उनको देखकर आप कितना बता सकते हो कि ये स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे डिफर कर रही है, ठीक है। जीनस की बात करेंगे तो कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अब यहाँ पे बात की है रिलेटेड स्पीसीज की, विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, जिनके मतलब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, मतलब दूसरी स्पीसीज के कंपैरिजन में। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के होते हैं। फैमिली की बात करेंगे, फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, मतलब फैमिली के क्या होती है, एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जितने भी जेनेरा होंगे, मतलब बेशक कम सिमिलैरिटीज़ हों जीनस और स्पीसीज़ के कंपैरिजन में। जीनस और स्पीसीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी, फैमिली में सिमिलैरिटीज़ भले ही कम हो लेकिन रिलेटेड जेनेरा हो, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, मतलब वेजिटेटिव फीचर को भी और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के बेस पे जो है ये कैरेक्टराइज किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है एक बहुत ही हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू, मतलब बहुत कम जो है सिमिलर जो कैरेक्टर्स हैं ये एग्जिबिट करते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, सिमिलर कैरेक्टर्स तो बहुत कम होते हैं नंबर में एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनिरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली से भी। क्लास की बात करें तो ये इंक्लूड करता है, कैटेगरी इंक्लूड करती है रिलेटेड ऑर्डर्स को।
ठीक है। रिलेटेड ऑर्डर्स को क्या है, यहाँ पे क्लास की बात हो गई। देन हम बात करेंगे किसकी, डिवीजन, फाइलम। फाइलम यानी फाइलम या डिवीजन, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग, मतलब ये सभी ऑर्गेनिज्म को जो है इंक्लूड करती हैं जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लासेस से, हैविंग अ फ्यू, जिनके कॉमन मतलब कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। किंगडम क्या होता है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं जो बिलोंग करते हैं अलग अलग फाइला से, असाइंड किए जाते हैं हाईएस्ट कैटेगरी पे, जिनको कहते हैं किंगडम एनिमिलिया क्लासिफिकेशन में। ठीक है। किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। अब यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, सबसे ऊपर आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम या डिवीजन, फिर आती है हमारी क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स की। ठीक है, जो पीछे रह गया था हमारा। अच्छा, ये यहीं तक है। ये यहाँ से शायद जो है यहाँ पे दे नहीं रखा जो टॉपिक है हमारे इसमें, तो मैं आपको नोट से पढ़कर बता दे रही हूँ। टेक्सोनॉमिकल एड्स एक टर्म होती है, इसका क्या मतलब है, बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। मतलब बायोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत से जो प्रोसीजर या फिर टेक्निक एस्टेब्लिश की जिससे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रिजर्व रख सके। ठीक है। स्पेसिमिन्स के बारे में इनमें से कुछ क्या क्या थी, जैसे पहला है हर्बेरियम। ये क्या होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। जितने भी कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं उनका स्टोर हाउस माना जाता है हर्बेरियम को। कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड, जो कलेक्ट की हुई प्लांट स्पेसिमेंस होती है वो ड्राइड होती है, सूखी होती है, प्रेस्ड यानी दबी हुई, एंड प्रिजर्व्ड मतलब प्रिजर्व्ड होती है शीट पे, और फिर उनको अरेंज किया जाता है सिस्टमेटिकली, उनके मतलब यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसके अनुसार उनको अरेंज किया जाता है। हर्बेरियम शीट कंटेन लेबल रिगार्डिंग डेट। हर्बेरियम शीट पे जो है लेबल होता है, मतलब प्रॉपर उनकी डेट के रिगार्डिंग, उनका कहाँ से प्लेस ऑफ कलेक्शन के रिगार्डिंग, साइंटिफिक नाम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, कलेक्टर का नाम क्या है, मतलब प्रॉपर हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन। बोटेनिकल गार्डन की अगर मैं बात करूँ तो NBRI लखनऊ एंड IBG हावड़ा, ये आपको याद रखना है, NBRI लखनऊ में जो कि IBG हावड़ा। इट हैज़ द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, इनके पास क्या है, कलेक्शन है लिविंग प्लांट स्पीसीज का जो कि ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस के लिए। ईच प्लांट कंटेन लेवल इंडिकेटिंग देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। ठीक है। सम फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स, जैसे कलकत्ता जो कि लार्जेस्ट है इंडिया में, कलकत्ता लार्जेस्ट है इंडिया में, याद रखना है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू लार्जेस्ट है जो कि वर्ल्ड में आज की डेट तक, क्यू इंडिया में लार्जेस्ट कलकत्ता में है, और जो वर्ल्ड में अगर लार्जेस्ट की बात करें आज की तारीख तक वो है क्यू में, KEW। एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। म्यूजियम की अगर बात करें ये होता है रिपोजिटरी दैट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस दैट आर प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में आप सुना भी होगा, म्यूजियम में बहुत सारी जो है प्रिजर्वेशन की चीज़ें रखी जाती है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रिजर्व्ड ईदर इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ड्राई, मतलब उनको ड्राई स्पेसिमेन के तौर पे भी, या फिर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो कि आप अपने स्कूल में बायोलॉजी लैब में देखते भी होंगे, जहाँ वहाँ पे जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं वो एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में ही रखे जाते हैं। इट ऑफन हैज़ अ कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल ऑल्सो। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क्स जो हो गए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स। की मैं बात करूँ जो एनालिटिकल होता है नेचर में, कीज आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे जो है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। मोनोग्राफ की अगर मैं बात करूँ, एक फैमिली जो है जेनेरा एट अ टाइम। ठीक है। मैन्यूल्स, फ्लोरा, मैन्यूल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स आर अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। मैन्यूल्स जो है हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया। मोनोग्राफ क्या होता है, इज अ डिटेल्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क ऑन एनी पर्टिकुलर टेक्सोन। मोनोग्राफ क्या होता है, एक डिटेल्ड और वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्सोन पे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी ये NCERT से खुद रीड मतलब एक बार अगर आप रीड भी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब सारा बिल्कुल ब्रीफ आगे जो चीज़ें टर्म इसमें दे रखी है जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, वो आगे आगे जो चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।